द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। इससे पहले के व्याख्यान में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन किया कि किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विजित राष्ट्रों के द्वारा पराजित राष्ट्रों के बीच जो संधियां की गई थी, जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, उसी के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और उनकी युद्ध के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। यह मानव इतिहास का सर्वाधिक क्रूर, भयानक और विनाशकारी युद्ध था तथा इतना व्यापक और प्रभावकारी था कि उसके साथ ही एक युग का अंत भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के इतिहास में अनेक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात लोकतंत्र, शासन और राष्ट्रीयता की जिन नई प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था, वे कालांतर में प्राय सफल रही थी, किंतु विश्व युद्ध के पश्चात उनमें कई प्रवृत्तियां पुरानी पड़ गई थी और मानव समाज उनसे बहुत आगे बढ़ गया। राष्ट्रीयता की भावना क्षीण होने लगी थी। उसका स्थान अब वे नई विचारधाराएं लेने लगी जो समाज को एक नए रूप से संगठित करना चाहती थी। व्यावसायिक क्रांति तथा वैज्ञानिक उन्नति के कारण जनसाधारण में जो एक नई जागृति, नई चेतना उत्पन्न हो गई थी, उसने समाज के आर्थिक संगठन के प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। इस युद्ध के विभिन्न प्रभावों और परिणामों का हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो परिणाम है वह है कि यह युद्ध अब तक का सबसे खर्चीला एवं मानव नरसंहार में सबसे भयानक युद्ध था। जब यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, तब संपत्ति के विनाश एवं मृतकों की संख्या का आरंभिक अनुमान करना संभव हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक खर्चीला युद्ध सिद्ध हुआ, जिसमें लगभग 12 खरब डॉलर खर्च हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए, उनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग आंकी गई थी। इनमें से आधे से अधिक धुरी राष्ट्रों के थे। मृतकों में जर्मनी के 32,50,000, जापान के 15 लाख, इटली के 2 लाख, रोमानिया के 1 लाख, हंगरी के 75,000, फिनलैंड के 50,000, बुल्गारिया के 30,000 और चेकोस्लोवाकिया के 27,000 लोग थे। मित्र राष्ट्रों में सबसे अधिक हानि रूस को उठानी पड़ी। 1946 ईस्वी में स्टालिन ने बताया था कि युद्ध की अवधि में 70 लाख रूसी लोग मारे गए, परंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि इनमें कितने युद्ध में मारे गए और कितने जर्मनी द्वारा अधिकृत प्रदेशों में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध अब तक का सबसे अधिक खर्चीला युद्ध और सबसे ज़्यादा इस युद्ध में नरसंहार हुआ था। तो यह इसका बहुत ही भयानक परिणाम सामने आया। बम वर्षा के अतिरिक्त भूख व बीमारी के कारण भी काफ़ी लोग मारे गए थे। नाजी अधिकृत यूरोप के सभी भागों से बंदियों का नजरबंदी शिविरों में भेजा गया, जहां लाखों लोग अज्ञात रूप से मर गए। यूरोप में संभवतः कुल मिलाकर 60 लाख यहूदियों को नाजी शासन में मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार विश्व में भयंकर नरसंहार हुआ। दूसरा जो मुख्य परिणाम है वह है युद्ध की रीति नीति में परिवर्तन तथा परमाणु युद्ध का सूत्रपात। इस युद्ध की नीति और रीति पूर्ववर्ती युद्धों से भिन्न थी। इटली के विद्युत वेगीय युद्ध ने संसार को चकित कर दिया। जो विजय महीनों और वर्षों में होती थी, वे सप्ताहों और दिनों में संपादित हुई। इस युद्ध में स्थल सेना
इस युद्ध में स्थल सेना और जल सेना का उतना महत्व नहीं था कि जितना कि वायुसेना और वायुयानों का था। आक्रमण और प्रति आक्रमण की नवीन रीतियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। परमाणु बम के प्रयोग ने मानव को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया। अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई एवं लगभग 7,50,000 व्यक्ति इस परमाणु बम के विस्फोट से मारे गए। इस महासंहार के साथ परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्य को अति मानुषी शक्ति मिल गई। एल्बर्ट स्वीट्जर ने 1954 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा था कि मानव अणुशक्ति के कारण अति मानुषी बन गया है, परंतु उसकी बुद्धि उस अति मानुषी मान तक उन्नत नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट जो कारण है वह है परिणाम है वह है दो विचारधाराओं में विभाजित समाज का होना। इस समय समाज दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित था। पहला साम्यवादी अथवा कम्युनिज्म तथा दूसरा लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेसी। साम्यवादी चाहते थे कि उत्पत्ति के साधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का स्वामित्व न रहे और वे समाज की संपत्ति हो जाएं तथा कोई भी व्यक्ति श्रम किए बिना आमदनी प्राप्त न कर सके। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए, विविध श्रेणियों तथा वर्गों का अंत हो जाए और सब व्यवसाय राज्य के अधिकार में आ जाए। इसके विपरीत लोकतंत्रवादी यह स्वीकार करते हैं कि समाज में छोटे बड़े का भेद दूर होना चाहिए, पर उनका यह विचार था कि संपत्ति की उत्पत्ति, विनिमय और वितरण पर राज्य कानूनों द्वारा इस प्रकार नियंत्रण स्थापित होना चाहिए जिससे पूंजीपति और मजदूर, जमींदार और किसान सब में समन्वय बना रहे और सबको संपत्ति का यथोचित भाग मिलता रहे। इन दोनों विचारधाराओं ने प्रत्येक देश व राष्ट्र की जनता को दो विभिन्न समूहों में या वर्गों में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट जो परिणाम है द्वितीय विश्व युद्ध का वो है सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रजातंत्री व्यवस्था ने अपनी विजय स्थापित कर ली थी, परंतु वास्तव में इस युद्ध ने प्रजातंत्रीय राज्यों को निर्बल तथा खोखला साबित कर दिया था। फ्रांस तथा ब्रिटेन विजयी होते हुए भी युद्ध के पश्चात अपने आर्थिक संकट से नहीं बचा सके थे। अतः यूरोप के देशों में अब लोकतंत्र का स्थान सर्वसत्तावादी शासन लेने लगा था। विविध विचारधाराओं के कारण राष्ट्रीय सरकारों की स्थिति अब कहीं भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि प्राय प्रत्येक देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई थी जो राज्य की सुरक्षा की अपेक्षा किसी विचारधारा को अधिक महत्व देती थी। अतः राष्ट्रीय सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे इन राजनीतिक दलों पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाएं और अपने हाथों में इतने अधिकार रखें जिससे कि इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का भलीभांति दमन किया जा सके। अगला जो कारण है परिणाम है वह है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत और रूस एवं अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक महान विजय प्राप्त की, शायद अत्यधिक महान, क्योंकि इस अवधि में उन्होंने यूरोप में उस शक्ति संतुलन को पूर्णतया नष्ट कर दिया जिसकी स्थापना के लिए 1939 ईस्वी फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रयास आरंभ किया था। 19वीं शताब्दी में प्रचलित प्राचीन शक्ति संतुलन के सिद्धांत की तो प्रथम विश्व युद्ध में ही अवहेलना हो चुकी थी। 1918 ईस्वी में मध्य पूर्वी यूरोप में रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साम्राज्य का पतन हो गया और अटलांट समुद्र तट पर स्थित फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप के प्रभावशाली राष्ट्र हो गए थे। इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया और आकस्मिक रूप से फ्रांस और ब्रिटेन की शक्ति का भ्रम उत्पन्न हुआ जो वास्तव में शक्तिशाली नहीं थे।
तो इस प्रकार से यूरोपीय प्रभाव का अंत हुआ और रूस एवं अमेरिका के प्रभाव में जो है वृद्धि हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है शीत युद्ध का आरंभ अथवा कोल्ड वार। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये दोनों दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, अतः दोनों देशों के बीच विभिन्न समस्याओं के संबंध में शीघ्र ही तीव्र मतभेद उत्पन्न हुआ। इन मतभेदों में इतना तनाव और वैमनस्य उत्पन्न कर दिया था कि सशस्त्र संघर्ष न होते हुए दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप एवं परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल युद्ध आरंभ हो गया, जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। यही शीत युद्ध कहलाता है। इस प्रकार परस्पर विरोधी राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंध तो बने रहे और कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ, किंतु उनका पारस्परिक व्यवहार शत्रुतापूर्ण बना रहा। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध का आरंभ हुआ। गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ तो उनमें से अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध की खींचतान से निरपेक्ष रखने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में भारत ने मार्गदर्शन किया और गुट निरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 ईस्वी में एक रेडियो प्रसारण में कहा था कि जहां तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण ही पहले 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। उन्होंने इससे भारत की विदेश नीति का आधार बनाया और गुलामों की जंजीरों से मुक्त होने वाले एशियाई और अफ्रीकी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने का आह्वान किया। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्षता की नीति है जिसका कि पालन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था, उसका उदय हुआ। अगला जो परिणाम है वह है प्रादेशिक संगठनों का विकास। कुछ देश साम्यवाद के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में संगठित हुए, तो दूसरी ओर रूस ने अपने और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच साम्यवादी सरकारों की स्थापना करके सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। पश्चिमी राष्ट्रों के सुरक्षा संगठनों में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटो अर्थात SEATO तथा बगदाद पेट उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से प्रादेशिक संगठनों का विकास हुआ। औपनिवेशिक राज्यों का अंत एवं नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित कर दिया। परिस्थितियों से विवश होकर महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, जिससे भारत, बर्मा, मलाया, लंका, मिस्र आदि विविध देश ब्रिटेन के आधिपत्य से मुक्त हो गई। हॉलैंड के उपनिवेशों जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि ने हिंद एशिया नामक संघ राज्य की स्थापना की और हॉलैंड से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में धीरे धीरे यूरोप के औपनिवेश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। टोयनबी ने ठीक ही लिखा है कि एशिया के पुनरुत्थान की यह घटना अणुबम से भी अधिक विस्फोटक थी। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत एवं नए राज्यों का उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रत्येक युद्ध के पश्चात लोगों में शांति स्थापित करने का विचार उत्पन्न होता है, अतः प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी तरह द्वितीय विश्व
युद्ध के भीषण तांडव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति और सुरक्षित बनाए रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की तीव्र आवश्यकता महसूस कराई। युद्ध काल में ही इसकी स्थापना के प्रयत्न आरंभ हो चुके थे। अक्टूबर 1943 ईस्वी में मॉस्को अभियान में सामान्य सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का विचार किया गया था। तत्पश्चात विभिन्न बैठकों में इसके संगठन एवं विधान का प्रारूप तैयार किया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान विधिवत जो है लागू हुआ। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध अति भयंकर एवं विनाशकारी था। इसके प्रभाव से विश्व का कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि जो देश युद्ध में तटस्थ रहे थे वे भी इनके प्रभावों से मुक्त नहीं रह सके। युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल गया। अब साम्राज्यवाद का स्थान विचारधाराओं पर आश्रित प्रभाव क्षेत्रों ने ले लिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप शक्ति संतुलन ब्रिटेन के हाथों में से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गया। राष्ट्रसंघ की बुराइयों को दूर करने तथा भविष्य में शांति एवं मैत्री के वातावरण को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन है। थैंक यू।